विराट कोहली आजकल मतलब ऑब्वियसली बात है वो है, वेयर डू यू रेट हिम, बिकॉज यू हैव सीन सम ऑफ द बेस्ट इंडियन बैट्समैन, गवास्कर को आपने देखा और भी अजहर वगैरह सबको आपने देखा है। अजहर तो खैर आपका बहुत मतलब वो था, लेकिन वेयर डू यू रेट विराट कोहली अगर हम वन ऑफ द बेस्ट दीज डेज। देखिए हर सदी का एक प्लेयर बनता है, इससे पहले तेंदुलकर बने, उसके पहले गवास्कर बने और दूसरे लोग प्लेयर्स बने। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेटेस्ट था। हाँ, वक्त के साथ साथ क्रिकेट भी बदली, T20 शुरू हो गया। ऑफ दिस एरा यू वुड से कि ही इज द बेस्ट एट द मोमेंट। ठीक है, ये मैंने इंटरव्यू भी दिया था बांग्लादेश में कि विराट कोहली जो है ये तेंदुलकर के हर रिकॉर्ड को तोड़ देगा। ओके, और इत्तेफाक की बात है कि ये कर रहा है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप बैट्समैन जब असेस करो, जज करो, तो वो जिस एरा में खेल रहा है, जिस कंडीशन में खेल रहा है, दैट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। एग्जैक्टली, हर बैट्समैन अपने ज़माने में, गवास्कर जिस ज़माने में खेला, आई थिंक उस ज़माने क्रिकेट और ज़्यादा सख्त थी, बहुत डिफिकल्ट थी। और मतलब ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया इधर आई भी थी फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो गवास्कर सबसे ज़्यादा मतलब उनकी तरफ से वो हाईएस्ट स्कोर था। और लेकिन जो मेन चीज़ है ज़हीर भाई कि विराट कोहली पे उनकी मतलब बात ख़त्म नहीं होती इंडियंस की। जैसे आपने कहा उनकी बॉलिंग इंप्रूव हुई है, ओवरऑल उनका एक एटीट्यूड चेंज हुआ है। जो बैट्समैन हैं और भी हैं, पुजारा वगैरह, आप उनके रोहित शर्मा को देख लें आप, वाह वाह क्या बात कि मतलब आप देख के खुश हो जाते हैं कि क्या खूबसूरत शॉट्स मारते हैं। यू नो वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स जो है उन लोगों के पास, ये काउंट होता है। द कॉन्फिडेंस दे डिस्प्ले, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो जब भी आएगा जब आपके पास हर किस्म के स्ट्रोक्स होंगे, आप विकेट पे ठहरना जानते होंगे। तो भाई ये जो चीजें हैं ये आसानी से नहीं आती, इट टेक्स टाइम, यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम फॉर दैट। लेकिन दिल भाई हमारे बैट्समैन क्यों, अजहर अली को अगर मैं बात करूं, अजहर हैज़ हैड मतलब वो उसने अपनी क्वालिटी से दिखाई कि उसने ट्रिपल सेंचुरी तक की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, डबल सेंचुरी की जाके ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में। इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर अस। ऑफ रिसेंट ठीक है साउथ अफ्रीका में नहीं चला, लेकिन अगर आप असद शफीक को देखते हैं, अजहर अली को देखते हैं, इमाम होलक वगैरह को देखते हैं, क्या आपको फील होता है? यू फील कि उनमें वो आपको कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है, वो हंगर नज़र आ रहा होता है? मेरे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ। अभी उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जिस पे मैं सही मानों में नाज कर सकूँ। ओके, मतलब आपके लेवल पे अब नहीं आए वो, अभी तक वो नहीं आए। नहीं, दुनिया के लेवल पे नहीं है। मेरा तो लेवल अभी आप छोड़ देना, मैं तो अब तो किसी गिनती में भी नहीं हूँ ना। दिल भाई, सरफराज का मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ा था अभी रिसेंटली, आपने कहा कि यू डोंट फील के ही शुड बी कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम अपने ज़माने को सोचते हुए सारी बातें करते हैं। ठीक है, कोई सरफराज के खिलाफ नहीं है हम लोग, ठीक है ना यहाँ पर ये सोचा जाता है ये वो। मैं ये कहता हूँ कि जी वर्ल्ड कप आ चुका है। ओके, आप तीनों फॉर्म की अगर आप कप्तानी करते हो तो आप पे प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप सिर्फ कंसंट्रेट करें ओडीआई की और T20 की, ठीक है, ताकि आप कुछ सोच सके। और दूसरी बात यह है कि आप तीनों फॉर्म में अगर एक कप्तान बना देते हैं तो आप किस कप्तान को तैयार कर रहे हैं? किसी को भी तैयार नहीं कर रहे। कल अगर वो बेचारा इंजर्ड हो जाता है, सरफराज कल इंजर्ड हो जाता है, आप किसको कप्तान बनाएंगे? कोई है आपके पास? आप फिर वही उन्हीं प्लेयरों को ले आएंगे जो कि सीनियर मोस्ट हैं, आजकल में रिटायर हो जाने वाले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने किसको तैयार किया? मुझे एक नाम आप खुद बता दें। असद शफीक ने वाइस कप्तान बनाया, लेकिन मकसद ये है कि आपने ग्रूम नहीं कर रहे। ग्रूम कहाँ कर रहे हैं? तो ये किसका काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसका काम है? जब ग्रूम ही नहीं कर रहे आप किसी प्लेयर्स को, तो आप जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपका जो है कोच जो है उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं उस पर कोई भी पाकिस्तानी है? सिर्फ अजहर वो लंदन बेस्ड। आप पाकिस्तानी लोगों को आगे बढ़ाएं। जब तक वो आगे नहीं बढ़ाएंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ी कि आपको जब एक खाली हो जाएगा तो आप ढूंढते फिरेंगे, लाओ जी बाहर से कोई और लाओ, लाओ जी बाहर से कोई और लाओ। ये कहा जाता है कि इंतज़ाम थोड़ा सा स्टबन कैरेक्टर है। अब जो वो इंसिडेंट हुआ इंग्लैंड में जहाँ मतलब टीम को वो बाहर लेके आ गया,
और आप मैनेजर थे और शहरियार साहब को भी आना पड़ा, उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने, और वो बड़ा एक जो हमने कंसीड कर दिया मैच, फॉरफिट हमने कर दिया था। देखिए वो इसमें मैच बहुत सी बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये कहा कि जी बॉल टेम्परिंग हुई है। ठीक है, ठीक है, बॉल टेम्पर अगर हुई भी है तो आप प्रोटेस्ट करके आप अंदर जाए, ठीक है, ठीक है, आप मैच फॉरफिट नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो कप्तान ले आया बाहर, ठीक, उसको समझाने वाले कुछ लोग अंदर और भी हमारे प्लेयर थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा जो के बाद में ओहदे पे भी रहे, किसी न किसी ओहदे पे भी रहे। अच्छा, वो इंजमाम को ये कह रहे थे कि मत लेके जाना नहीं टीम। लेके जाओ, अब, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये पाकिस्तान की टीम है, तुम्हारी खुद की टीम नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ, यहाँ तक भी हुआ था कि कप्तान ने कह दिया था मैं नहीं जाऊंगा, और लोग बैग लेके पीछे फिर रहे थे कि भाई क्यों नहीं जाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कि चले जाओ। हाँ, आप तो देख रहे थे सारा फर्स्ट टाइम, वैसे आपने भी सोचा होगा ज़हीर भाई मैं किधर आके फंस गया। तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं थी भाई। हाँ हाँ, भाई उस वक्त तो यही था कि आप क्या कह सकते थे, इंजमाम ये चीज सही नहीं है। हाँ, आपने कहा ज़हीर भाई उनको, आपने कहा। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली मैंने था, मेरे साथ मेरा कोच था। हाँ। हम यही कहते थे कि बॉब वुलमर था उसमें। बॉब था। ये थोड़ी है कि आप इतने लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं और फॉरफिट करके तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन नहीं सुनी उन्होंने। देखिए आप क्या कर सकते मुझे बताएं। हाँ, आप लोग तो कह ही सकते थे उसको। हम तो कह ही जब सकते। चेयरमैन नहीं समझा सका, नहीं चेयरमैन तो फिर दूसरे लोग कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि जो तीसरे लोग आए हुए थे उन्होंने फायदा उठा लिया। उन्होंने फोन कर दिया सबसे हाई लेवल के आदमी को। अच्छा कहने लगे जी ये जो टीम गई है ये मैंने भेजी है अंदर। अच्छा अच्छा, नंबर बढ़ रहे थे। अरे एक से एक, क्या तुमने आज मुझसे बातें पूछी तो बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है। तो उस जमाने में ये भी था कि और भी बहुत सी बातें, लेकिन इतनी काफी है आपके लिए। और बस इतनी काफी, इतनी ही काफी। बड़ी interesting। बोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब Okay। शहरियार साहब की भी बात नहीं सुनी, हाँ, लेकिन तीसरा आदमी जो आया उसने कहा कि मैं भी ड्रेसिंग रूम में गया, हालांकि आपको ड्रेसिंग रूम में आना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट नसीम नहीं अशरफ। नहीं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है ठीक है, बट मैं किसी तीसरा को भी- आदमी था, बस चले आप कहते हैं तीसरा आदमी था, ठीक है। वो आया, उसने कहा जी ये फोन किया, कहा जी ये मैंने टीम भिजवाई है, बताइए। तो आपको तो ड्रेसिंग रूम में ही नहीं आना चाहिए। जबकि चेयरमैन वहाँ मौजूद थे। कमाल है ज़हीर भाई, कमाल। वैसे यू हैव विटनेस सम ऑफ दी जबरदस्त चीज़ें आपने विटनेस की है अब पैसे जब क्रिकेट इस में। किस्म की चीजें होती है ना तो इसका मकसद ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग, मैं वीक नहीं हूँ, हमारा सिस्टम वीक है। वीक है कि वो प्राइवेट इदारा है और इस किस्म की सर्कमस्टेंसेस में उनका जवाब नहीं बनता, तो ये बेसिकली फिर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि जो आपने किया गलत किया। नहीं देखें, उस वक्त जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया, ठीक है, क्योंकि उस वक्त थोड़े प्रॉब्लम्स थे टीम में। आपको पता है 2010 में जो इंसिडेंट्स हुए सलमान भट्ट का, आमिर का, आसिफ का, तो उस वक्त थोड़े मामला थोड़े से खराब थे, ठीक। लेकिन उसके बाद वो सेटल डाउन हो गए। ठीक है, सेटल डाउन हो तो, गए से क्या मतलब आपका, व्हेन यू से सेटल डाउन से क्या मुराद आपकी? सेटल डाउन का ये मतलब है कि जो उन पे चार्जेस थे वो उन पे चार्जेस प्रूव भी हुए। ठीक है, उसके ठीक बाद है। वो खेले भी सही, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी डोमेस्टिक में। अभी सलमान भट्ट भी दे रहा है, आसिफ भी दे रहा नहीं, है। लेकिन जुकनन जो सलमान भट्ट, आसिफ और आमिर का केस था वो तो अगस्त के एंड में हुआ था 2010 में ऑन द इंग्लैंड टूर, और उन पे तो सितंबर में चार्जेस लग चुके थे कि भाई इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। आपका केस हुआ नवंबर में, इन विच यू मतलब लेफ्ट द टीम होटल एंड 5th वनडे इंटरनेशनल होना था साउथ अफ्रीका का यूएई में, और उससे पहले आप चले गए इंग्लैंड छोड़ के टीम मैनेजमेंट को बताए हुए।
तो उस वक्त से लेके इस वक्त तक क्या ऐसा मतलब डिफरेंट आपको पाया कि आप कह रहे हैं कि अब चीज़ें सेटल डाउन हो गई है? देखें उस वक्त मैंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया बोर्ड पे। तो उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे क्रिटिसाइज़, मैंने मीडिया में भी ज़रा कम आया और क्रिटिसिज्म मैंने बंद करके अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की कि मैं क्रिटिसिज्म करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करूं बनिस्बत कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ करूं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैंने अपने आप को पॉजिटिव माइंड किया कि यार मैंने किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, अपने आप को सही करना है। बाकी जो इंसान अपना करता है वो खुद उसका जिम्मेदार है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। वो पीसीबी एक बड़ा इदारा है, तो वो उसका काम है कि वो पकड़े या ना पकड़े प्लेयर्स को। मेरा काम है परफॉर्म करना और सिलेक्टर्स को बताना तो कि मैं जुल्करनैन जब इतना बड़ा आपने कदम उठाया उस दिन, मतलब नवंबर की आई थिंक 10 तारीख थी जब आप छोड़ के गए टीम को, तो उस वक्त आपने ये आपके जहन में नहीं ये बात आई बिकॉज यू हैड अ वेरी गुड कैरियर। आप मतलब यू हैड कम इंग्लैंड जहाँ आपने 88 किए थे इन द ओनली टेस्ट मैच, आपने पिछले ही मैच में पाकिस्तान को जिताया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द लास्ट ओवर, तो आपका तो लग रहा था कि हाँ ये कीपर अच्छा मिल गया पाकिस्तान को और ये खेलेगा लंबा। तो फिर क्या ऐसा मतलब आपके व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस जब आपने ये डिसीजन लिया कि एकदम से आप छोड़ के चले गए इंग्लैंड? बस देखें मिस्टेक्स तो हर बंदे से होती हैं। इस बात पे मैं मिस्टेक को एडमिट करता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ से। लेकिन लेकिन उधर ही मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो उसमें मैं एडमिट करता, उस वक्त भी मैंने वापस आके भी एडमिट किया कि मेरे से ये गलती हुई कि मैं बताए बगैर गया। अब रिग्रेट्स है कि मतलब आपका मुझे रिग्रेट्स है अब जुल्करनैन के इतना आपका कैरियर आपने अपने हाथों से डिरेल कर दिया, रिग्रेट्स है उस इंसिडेंट के ऊपर के? तो हाउ डू यू लुक एट दिस इंसिडेंट? देखिए इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है। एज अ कैप्टन उन्होंने जो रिमार्क्स पेश किए हैं, एज अ जो नस्ली तासुब का जो उन पे एक एलिगेशन लगा है आईसीसी का, और आपने जो उठाया 4D पॉइंट का जो है, इसमें 4 मैचेस का जो बाय लॉ देखा जाए तो 4 मैचेस का इस पे बैन होता है जो आईसीसी का जो रूल है। बिल्कुल। और जो अगर ये उससे बड़ा अगर आप केस बना इन पे, तो इंटरनेशनल जो रेसिज्म का है वो भी एक केस उन पे बन सकता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से अभी आईसीसी उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक। और दूसरी भी जो इंटरनेशनल लॉ का उसके पे नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना एज अ पाकिस्तानी कैप्टन होके और ऐसी बात करना, ये बड़ा एक बहुत बड़ा इशू बन गया एज अ कैप्टन उनके लिए। ठीक ठीक। और ये इनको थोड़ा सा चार्ज हो सकता है और इनको जो है वो जुल्करनैन दो चीज़ें मैं कप्तानी से आपसे दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि सरफराज ने खुद माफ़ी भी मांगी है अपने एक ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। तो ऑब्वियसली दिल आज़ारी तो हुई है जब भी वो माफ़ी मतलब मांग रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं कि अगर सरफराज पे ये 4 डीमेरिट पॉइंट्स या 8 डीमेरिट पॉइंट्स का जो भी मतलब बैन लगता है, डू यू थिंक इट विल हैव अ इफेक्ट ऑन हिज मतलब फ्यूचर इन द टीम? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको दूसरा कप्तान बनाना पड़ेगा कि जब आप पे बैन लगता है 4 मैच का, 5 मैच का अगर बैन लगता है तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आप पे पड़ता है। ओके। और उसके अलावा जो जो नया कैप्टन आएगा, अगर वो टीम को अच्छा हैंडल कर जाता है, क्योंकि सरफराज की अपनी भी परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं जा रही है आजकल। तो अगर वो टीम को अच्छा लेके जाता है, नया विकेट कीपर कोई भी आता है, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उनका जो टीम में जगह बनाना है वो भी बड़ा मुश्किल फिर आपको पता है हो जाता है। अगर नया विकेट कीपर आए, परफॉर्म कर जाए कीपिंग में भी बैटिंग में भी, जैसे रिजवान भी बैठा हुआ है उस पर बैट्समैन। तो हाउ डू यू लुक एट दिस इंसिडेंट? देखिए इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है। एज अ कैप्टन उन्होंने जो रिमार्क्स पेश किए हैं, एज अ जो नस्ली तासुब का जो उन पे एक एलिगेशन लगा है आईसीसी का, और आपने जो उठाया 4D पॉइंट का जो है, इसमें 4 मैचेस का जो बाय लॉ देखा जाए तो 4 मैचेस का इस पे बैन होता है जो आईसीसी का जो रूल है। बिल्कुल। और जो अगर ये उससे बड़ा अगर आप केस बना इन पे, तो इंटरनेशनल जो रेसिज्म का है वो भी एक केस उन पे बन सकता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से अभी आईसीसी उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक। और दूसरी भी जो इंटरनेशनल लॉ का उसके पे नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना एज अ पाकिस्तानी कैप्टन होके और ऐसी बात करना, ये बड़ा एक बहुत बड़ा इशू बन गया एज अ कैप्टन उनके लिए। ठीक ठीक। और ये इनको थोड़ा सा चार्ज हो सकता है और इनको
जो है वो जुल्कर, दो चीज़ें मैं कप्तानी से आपसे दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि सरफराज ने खुद माफ़ी भी मांगी है अपने एक ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो ऑब्वियसली दिल आज़ारी तो हुई है जब भी वो माफ़ी मतलब मांग रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं कि अगर सरफराज पे ये 4 डीमेरिट पॉइंट्स या 8 डीमेरिट पॉइंट्स का जो भी मतलब बैन लगता है, डू यू थिंक इट विल हैव अ इफेक्ट ऑन हिज मतलब फ्यूचर इन द टीम? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको दूसरा कप्तान बनाना पड़ेगा कि जब आप पे बैन लगता है 4 मैच का 5 मैच का अगर बैन लगता है तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आप पे पड़ता है। ओके। और उसके अलावा जो नया कैप्टन आएगा अगर वो टीम को अच्छा हैंडल कर जाता है, क्योंकि सरफराज की अपनी भी परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं जा रही है आजकल, तो अगर वो टीम को अच्छा लेके जाता है, नया विकेट कीपर कोई भी आता है तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उनका जो टीम में जगह बनाना है वो भी बड़ा मुश्किल फिर आपको पता है हो जाता है। अगर नया विकेट कीपर आए, परफॉर्म कर जाए कीपिंग में भी बैटिंग में भी, जैसे रिजवान भी बैठा हुआ है उस पर चेयर पे, तो अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो इनका जो है वो जो कमबैक फिर इंसान का बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊं, मतलब मुझे याद आ रहा है 2003 में पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, मैं कवर कर रहा था वो सीरीज, और एक इंसिडेंट हुआ था। शहजाद साहब, एक सवाल बस मैं आपसे पूछना चाह रहा था विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो एप्लीकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया बोर्ड को, क्या इस एप्लीकेशन में जो 5 चार्जेस लगाए गए थे शर्जील के ऊपर, जो 5 चार्जेस लगाए गए हैं, हैज़ ही एक्सेप्टेड एनी ऑफ दिस चार्जेस इन दैट एप्लीकेशन? हैज़ ही सेड कि हाँ जी ये चार्ज सही लगा है मेरे ऊपर? देखिए, ये तो अल्फाज के ऊपर है कि अल्फाज का क्या इस्तेमाल है, लेकिन हाँ इसमें एप्लीकेशन में ये जरूर कहा है कि ये जो पीसीबी ट्रिब्यूनल का फैसला है और जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर का फैसला है, वो एक्सेप्टेबल, इन फैसलों को तस्लीम किया है। तो उसका मतलब तो फिर यही हुआ कि करने से मुराद यही है कि आप ठीक है, इन चार्जेस को ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, दैट इज ऑल आई वांट टू कंफर्म। थैंक्स अ लॉट। मेरा ख्याल है आप ये भी एक्सप्लेन कर दें वो 5 चार्जेस क्या थे, ताकि सुनने वाले और देखने वाले जो हैं उनकी हाँ, मालूमात ये बढ़ इनको जाए। मतलब मैं बता देता हूँ कि ये मैंने सवाल इसलिए किया था इनसे क्योंकि जो चार्जेस लगाए गए थे शर्जील पे, वो 2.1.1 था फिक्सिंग और इन्फ्लुएंसिंग इम्प्रॉपरली द रिजल्ट ऑफ अ मैच। दूसरा चार्ज था 2.1 क्लॉज 2.1.2 ensuring betting the occurrence of an incident in a match. फिर था 2.1.3 seeking, accepting, offering or agreeing to accept bribe / reward to fix or ensure betting. 2.4.4 failing to disclose corrupt approaches to PCB's VSD. 2.4.5 failing to disclose to PCB's VSD any incident ब्रीचिंग पीसीबीज एंटी करप्शन कोड। तो मतलब जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बात है, जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, जब फैसला एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चार्जेस हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे वो है ना, इंतजामुल हक अपने आप को देख रहे हैं इस रोल के अंदर कि आप जो है वो 2 महीने के पैसे एडवांस में दे देंगे ग्रांट फ्लावर को, बोलेंगे भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। तो इंतजामुल हक चाह रहे हैं कि ज़रा लंदन की कार्डिफ एज ए बैटिंग कोच, वो एज ए बैटिंग कोच ठंडी हवाओं को एंजॉय कर लें। वो जाते भी है ना हर साल, तो इस बार भी चले जाएंगे पीसीबी। देखिए, जब लास्ट टाइम आप हमारे शो पे आए थे, आपने बोला कि उमर अकमल की वापसी होगी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इंतजाम बैटिंग कोच के पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। पॉसिबल मैं कह रहा हूं, ये मेरी जाती राय। ये दोनों चीज़ें हमने जहन में रखनी है, क्योंकि आपने जो उमर अकमल वाली बात की थी उसमें बड़े भाई लोगों के व्यूज़ आए। उन्होंने कहा कि ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उमर अकमल की वापसी नहीं, मुझे आपको पता है किसका फोन आया? हाँ। शो के बाद आपने जब क्लिप लोड किया, मैंने उसको रीट्वीट किया, कामरान अकमल मुझसे नाराज़ हो गए। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा यार भाई हम तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आपने इस तरह की बात कर दी, और आप बताएं हमने कब सरफराज के साथ ज्यादती की। मैंने कहा यार आप शो कर लेते हैं, इस पे निकाल लेते हैं अब्दुल रकीब की रिपोर्ट जिसमें कहा गया, और पुरानी कहानियां निकाल लेते हैं। कहने लगा नहीं आप निकाल लें और आप अब्दुल रकीब को भी बुला लें। अब्दुल रकीब आपको लगता है आएंगे ऑन ईयर? अब्दुल रकीब वैसे ही बचा के चल रहे हैं। या आप ये क्यों तनकीद करते हैं भाई मामूल हक के ऊपर? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा 60 का उसका एवरेज है वनडे का, बहुत अच्छा, पहले वनडे में उसने 80 रन कर दिए। बहुत अच्छा सवाल किया, और हम तो अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं क्योंकि हम क्रिकेटर नहीं हैं, तो हम तो आदादो शुमार पे बात करते हैं, हकाइक पर बात ठीक है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे सामने उन्होंने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू पर 100 किया था, ठीक है। लेकिन उनकी अगर बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी आप उठाकर देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ टोटली फ्लॉप, इंडिया के खिलाफ एशिया कप के खिलाफ तो उन्होंने मतलब कितने मैच? 4 मैच खेले, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ यूएई में खेले, 2 न्यूजीलैंड में वो खेले, और चारों में नहीं रन हुए। बिल्कुल उनसे रन नहीं हुए। एक मैच में तो वो भाग गए थे, 1 घंटा पहले नहीं, आधा घंटा पहले जब कप्तान टॉस करने के लिए जा रहे थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। अब ये जो है ना, ये जो आपने जुमला बोला ना, भाग गए थे, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जुमला है। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि एक प्लेयर मतलब भाग्य से क्या मैं आपको ये बताऊं कि ड्रेसिंग रूम में
मिकी आर्थर ने कहा कि ये डरपोक प्लेयर है, उसको आइंदा पाकिस्तान से कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और उस मैच में साहब आपको- ये मिकी आर्थर ने ये कहा, लेकिन उसके बाद से तो वो खेलते आ रहे हैं मामूल हक। तो बात दरअसल ये चीफ सिलेक्टर है ना, चीफ सिलेक्टर के भाई तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी मिकी आर्थर की चलती देखिए है, ये इसलिए होगा चीफ सेक्रेटरी की तो वलीद खान साहब, चलती नहीं। इसलिए होगा ये कि आप सारी 1.5 घंटे की आपने ड्रेस की टीम के साथ 11th आवर पे आपने कप्तान से आके कहा कि मैं नहीं खेल रहा और आप कोई इंजरी नहीं अपनी बता रहे, ठीक है। उस मैच में अगर आपको याद हो फहीम अशरफ ने इनिंग का आगाज किया था, जी जी जी।